राजा हो या रंक, मौत का डर जो न करा दे कम है। जिंदगी के अंतिम वर्षों में मुगल बादशाह औरंगजेब जब बीमार पड़े, उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि एक हाथी और एक बहुमूल्य हीरा दान कर दीजिए तो बला टल जाएगी। औरंगजेब ने इसे दकियानूसी अंधविश्वास बताकर साफ इनकार किया। दिन बीते, तबीयत कुछ और खराब हुई। एक रोज औरंगजेब ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि 4000 रुपये काजी को भिजवा दो ताकि वो गरीबों में बांट दें। दिलचस्प बात यह कि एक हाथी की कीमत तब लगभग 4000 रुपये के बराबर ही होती थी। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब के जिंदगी के आखिरी दिनों की कहानी। युद्ध में एक ऐसी जीत भी होती है जिसे हार से बदतर माना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है पिरिक विक्ट्री। न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इतिहासकार स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं, औरंगजेब ने दक्कन को जीतने के लिए 26 साल लगाए, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ पिरिक विक्ट्री नसीब हुई। 1682 में औरंगजेब जब दिल्ली से दक्कन की ओर आए तो उनके साथ पूरा कारवां आया। वॉलपर्ट के अनुसार ये एक चलती फिरती राजधानी थी। जहां औरंगजेब रुकने का फैसला कर लें, वहां सिर्फ टेंट्स लगाने के लिए 10 मील जगह की जरूरत पड़ती थी। तब 250 बाजार, 50,000 ऊंट और 30,000 हाथी औरंगजेब के साथ चलते थे। शाहजहां जब बादशाह थे, औरंगजेब को हमेशा अपने पिता से शिकायत रहती थी कि वो फिजूल खर्ची करते हैं। उनका मानना था कि ताजमहल बनवाने में जितना खर्च उनके पिता ने किया, वो खजाना खाली होने की सबसे बड़ी वजह था। हालांकि स्टैनली वॉलपर्ट के अनुसार जितना पैसा औरंगजेब ने दक्कन में बहाया, उसके सामने कोई भी खर्चा छोटा था, ताजमहल का भी। दक्कन जीतने की सनक में औरंगजेब ने न सिर्फ शाही खजाने को खाली किया, बल्कि लाखों लोगों की बलि दे दी। दक्कन के कई इलाके अकाल की भेंट चढ़ गए। दक्कन कैंपेन के आखिरी दिनों में औरंगजेब को खुद लगने लगा था कि यह सब फिजूल था। ये साल 1705 के आसपास की बात है। यहाँ से औरंगजेब की तबीयत खराब होना शुरू होती है और फिर होती ही चली जाती है। हालांकि अंतिम दिनों की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलना होगा हमें भी। साल 1681 की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत को 1 साल बीत गया था। हालांकि मराठे अभी भी दक्कन पर कंट्रोल रखते थे और मुगल सेना के लिए सिरदर्द बने हुए थे। इस बीच औरंगजेब के तीसरे बेटे अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। राजपूतों के विद्रोह का एक बड़ा कारण जजिया टैक्स था, जिसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर के समय में हटा लिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर लागू किया था। औरंगजेब ने राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे अकबर को भेजा, लेकिन अकबर खुद राजपूतों से जा मिला। राजपूतों का विद्रोह दबाने में मुगल फौज सफल हुई, लेकिन अकबर ने जाकर मराठों के पास शरण ले ली। अब इस बगावती बेटे को पकड़ने और मराठों के उभार को रोकने के लिए औरंगजेब ने फैसला किया कि वो दक्कन की तरफ कूच करेंगे। दक्कन में मराठों की कमान शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में आ गई। संभाजी ने अकबर को न सिर्फ आसरा दिया, बल्कि एक खत लिखा। यह खत अकबर की बहन के नाम था, लेकिन औरंगजेब के हाथ लग गया। खत में लिखा था, बादशाह को दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपने कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। ये संभाजी महाराज कह रहे हैं। अगले कुछ साल औरंगजेब ने अकबर को पकड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में संभाजी ने अकबर को पर्शिया भेज दिया। अकबर इसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं निर्वसन में रहते हुए अकबर रोज अपने पिता की मौत की दुआ करता था। जब ये बात औरंगजेब को पता चली, उन्होंने कहा, देखते हैं पहले कौन मरता है। इत्तेफाक से अकबर की मौत औरंगजेब की मौत से ठीक 1 साल पहले हुई। औरंगजेब की मौत कैसे हुई? 1705 दक्कन में घूमते घूमते औरंगजेब को 24 साल पूरे हो गए थे। उम्र 86 हो गई थी। शरीर में अब वो ताकत नहीं बची थी जिसके बल पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया और सत्ता पर कब्जा कर पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम फहरा दिया था। दक्कन पर कब्जा बनाए रखना हालांकि मुश्किल साबित हो रहा था। बीजापुर में कैंपेन के दौरान औरंगजेब को लगा कि अब दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि किस्मत में दिल्ली लौटना लिखा नहीं था। कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और काफिला रोक देना पड़ा। अगले 6 महीने औरंगजेब ने यही बिताए
उसके बाद जाकर आगे का सफ़र शुरू हुआ। तब भी बादशाह में इतनी ताकत नहीं थी कि घोड़े पर बैठ सकें, तो उन्हें पालकी में सफ़र कराया गया। 20 जनवरी 1706 को औरंगज़ेब का काफिला अहमदनगर पहुंचा। अब तक औरंगज़ेब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हालत आगे जाने लायक नहीं थी। पालकी में भी बीमारी की हालत में भी औरंगज़ेब ने सुनिश्चित किया कि सबको पता रहे कि वो जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मौत के बाद बेटे गद्दी के लिए लड़ मरेंगे और मुगल साम्राज्य बिखर जाएगा। आखिरी दिनों में अपने बेटे आजम को लिखे खत में बादशाह औरंगज़ेब लिखते हैं, मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह दुनिया से जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो भी कुछ किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो भी किया है अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ियाँ पहुँची है तब भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ़ किया जा सके। आज़म ये पढ़कर अपने पिता के पास पहुंचा, पर उसने जब अपने पिता को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। आखिरी समय में औरंगज़ेब का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, ऐसा जैसे खून की एक भी बूंद शरीर में न बची हो। औरंगज़ेब अपने कपकपाते हुए होठों से कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर गले में इतनी आवाज़ थी नहीं कि आवाज़ निकाल पाते या शब्द बाहर आ पाते कहना चाहिए। आज़म अपने पिता के हाथों को देख रहा था, जिनकी उंगलियों में कई कीमती पत्थरों वाली अंगूठियां थीं जो शायद अब बोझ बन गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही उंगलियां थीं जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को उसके उरूज़ पर पहुंचाया था। साल 1707 की जनवरी आते आते औरंगज़ेब को इल्म हो गया था कि वो वापस दिल्ली लौट नहीं पाएंगे, जिंदा तो कम से कम। अंतिम दिनों में भी हालांकि वो पूरी तरह धार्मिक रहे। बीमार रहते हुए भी उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़ना छोड़ा नहीं। आखिरी वक्त तक वो टोपियाँ ही सिलते रहे। 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब ने आखिरी सांस ली। उनके शरीर को दिल्ली नहीं ले जाया गया। मौत के बाद उनके बेटे आज़म शाह और बेटी जीनत उन निसा अपने पिता के शरीर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित खुल्दाबाद ले गए। औरंगाबाद को अब संभाजी नगर कहा जाता है, क्योंकि औरंगज़ेब चाहते थे जहां उनकी मौत हो वहीं पास में उन्हें दफना दिया जाए। खुल्दाबाद में औरंगज़ेब को शेख ज़ैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास एक कब्र में दफनाया गया। शेख ज़ैनुद्दीन को औरंगज़ेब अपना गुरु मानते थे। औरंगज़ेब की कब्र को लाल पत्थरों से ढका गया। उनकी बहन जहांआरा की कब्र के ऊपर मिट्टी डाली गई थी ताकि उस पर फूल खिल सकें। यही औरंगज़ेब की कब्र के साथ भी किया गया। औरंगज़ेब की मृत्यु पर कोई शाही जनाजा नहीं निकाला गया। बहुत सादगी से दफनाया गया उन्हें, क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश भी थी। औरंगज़ेब ने अपने आखिरी ख़त में अपने बेटे आज़म को लिखा था, टोपियाँ सिलकर मैंने 4 रुपये 2 आने कमाए हैं, उससे ही मौत के बाद का पूरा काम किया जाए। कुरान लिखकर उसकी प्रतियों को बेचने से 305 रुपये मिले हैं। इन रुपयों को काजी गरीबों में बांट दें। मेरी मौत पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई समारोह नहीं होगा और मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत खड़ी भी नहीं की जाएगी। बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है। मैं इस काबिल नहीं कि मौत के बाद छाँव भी मुझे मिले। दफन करते समय मेरे चेहरे को न ढका जाए ताकि मैं खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। औरंगज़ेब ने 88 साल की ज़िंदगी जी, जिसमें से 49 साल के लगभग उन्होंने बादशाह की तरह गुजारे। मौत के वक्त उन्हें डर था कि उनके बाद मुग़ल सल्तनत कमज़ोर ना हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल गद्दी को लेकर फिर वैसा ही खून खराबा हुआ जैसा खुद औरंगज़ेब ने किया था। उनकी मौत के बाद मुग़लों ने 150 साल राज किया। हालांकि मुग़ल सल्तनत का जो रुतबा औरंगज़ेब के वक्त में रहा, कभी वैसा दोबारा हो नहीं पाया और इस बात के कुछ हद तक जिम्मेदार खुद औरंगज़ेब भी थे। तारीख का ये एपिसोड यहीं तक इसे लिखा था हमारे साथी मानस ने और कैमरे पर जतिन ने रिकॉर्ड किया था। अब देखते रहिए दी लल्लन टॉक।